ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह। पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। यूपी में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी या फिर मस्तानी होगी हाथी की चाल। यूपी की जनता का साथ देगा कांग्रेस का हाथ। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। यूपी इलेक्शन सीरीज में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से हमारी छोटी सी टीम है और हमारी टीम ने बंगाल इलेक्शन एक्सप्रेस प्रोग्राम के दौरान बंगाल के चुनावों का सटीक पड़ताल किया था, उसी तरह से यूपी के 75 जिलों का क्या है हाल। क्या वहां पर हुआ विकास या फिर केवल बातें ही हुई? इन सब के बारे में हम आपको अपने वाईटी इलेक्शन एक्सप्रेस प्रोग्राम में बताएंगे। हर जिले का हाल आप तक पहुंचाएंगे। और इसी सीरीज में आज हम पड़ताल करेंगे गौतम बुद्ध नगर की। क्या है इस जिले का इतिहास? क्या है यहाँ पर बेहद खास? कितने गांव हैं? क्या है महिला पुरुष का अनुपात? क्या है यहाँ पर बड़ी समस्याएं? और कितना है यहाँ पर ग्रोथ का स्कोप? ये सब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले का हाल। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले का हाल। नोएडा यानी इसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। इस नाम से ही पता चल रहा है कि नोएडा एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पर कई गुना प्रगति हुई है। बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत फैक्ट्रियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एजुकेशनल हब है, बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और दिल्ली एनसीआर भर से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से, विदेशों से भी लोग नोएडा में आकर रहते हैं। उनका अपना फ्लैट है, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नोएडा उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी है। त्रिवेणी किस संदर्भ में? क्योंकि ये दिल्ली से लगा हुआ जिला है, हरियाणा से बिल्कुल जुड़ा हुआ जिला है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एजुकेशनल हब है। यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या यहाँ पर है 16,48,000। 80% यहाँ का लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। 423 गांव हैं, 7,58,000 महिलाएं हैं। तो पुरुषों की संख्या 8,90,000 है। इसके इतिहास की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना 1997 में की गई थी। कुछ हिस्से गाजियाबाद के और कुछ हिस्से बुलंदशहर के काट करके इस नए जिले को बनाया गया था। यहाँ पर दादरी और बिसरख ब्लॉक हैं जो गाजियाबाद से बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ दनकौर है और जेवर ब्लॉक है जो बुलंदशहर जिले से काटकर बनाए गए हैं। इसके अलावा 18 अन्य गांव भी हैं जो कि दनकौर और जेवर में शामिल किए गए हैं। अब हम आपको यहाँ की समस्याओं के बारे में बताते हैं। और एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी समस्या है पानी की परेशानी। यहाँ पर खारे पानी की लंबे समय से समस्या चली आ रही है। वैसे तो इस शहर में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और विकास भी यहाँ दिखता है, लेकिन नवीन ओखला विकास प्राधिकरण यानी नोएडा में तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन पानी जैसी मूलभूत समस्या आज भी यहाँ पर है। यहाँ के लोग साफ पानी को तरस जाते हैं क्योंकि पानी यहाँ पर खारा आता है। खारे ग्राउंड वाटर की वजह से लोगों में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, बाल झड़ते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अपने घर में
नलों से आने वाले पानी से नहाना तो दूर, आप बर्तन भी नहीं धो सकते हैं, ब्रश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी का रंग पारदर्शी न होकर के हल्का गाढ़ा पीला होता है, उसमें बहुत से केमिकल्स मिले होते हैं। और इस बारे में डीजीएम जो जल हैं, उनका नाम है बीएम पोखरियाल, उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि इस शहर में जो पानी का सप्लाई होता है, उसमें 70% गंगा वाटर होता है और 30% ग्राउंड वाटर होता है। और इसमें जो टीडीएस का लेवल है, वो 500 तक रहता है। गंगा वाटर की सप्लाई बंद करने के बाद ये टीडीएस लेवल बढ़ जाता है और ये बढ़कर 2000 टीडीएस तक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की परेशानी है। अब यहाँ पर पानी की परेशानी की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर अमूमन बड़े घरों के लोग रहते हैं, जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो किराए में रहते हैं। तो जो बड़े घरों के लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में रहते हैं, उन्होंने आरओ लगवा रखा है, तो उनके यहाँ पर उतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है। और इस विकास भरे शहर में या चकाचौंध में हम यूँ कह लें, वहाँ पर पानी की समस्या का समाधान निकालने वाली कोई सरकार, ना तो इस वर्तमान सरकार यानी बीजेपी की सरकार ने कुछ किया, ना इससे पहले की समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने कुछ किया। अब हम बात करते हैं अगली समस्या की, वो है ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा और बिल्डरों की मनमानी। ये बहुत बड़ा और कड़वा सच है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सरकार, प्रशासन और बिल्डर माफिया की मिलीभगत से नोएडा को चूसने का काम किया गया है। यहाँ की ज़मीनों को हड़पने का काम किया गया है और यहाँ पर ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं, जिसके तहत ज़मीन अधिग्रहण होना चाहिए और हो भी रहा है। बहुत हद तक सही भी हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा गलत हो रहा है। उदाहरण के तौर पर गढ़ी चौखंडी एक जगह है, वहाँ पर नोएडा विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर अवैध बिल्डरों ने कब्ज़ा कर रखा है और इसके बाद वहाँ उन्होंने बिल्डिंग भी बना दी, सोसाइटी बना दी। बाद में जब किसानों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, तो ये मामला खुला। इसके बाद दूसरी जो इसी से जुड़ी हुई समस्या है कि बहुत ऐसे-ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसे ले लिए हैं लेकिन समय से अपने ग्राहकों को वो फ्लैट नहीं दे पाए। ऐसे में फ्लैट बायर्स एसोसिएशन एक बना हुआ है और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने किराए के मकान पे रहते हैं, जबकि उन्होंने बिल्डर्स को पैसा दे रखा है। और ये कोई 1-2 साल से नहीं हो रहा, पिछले 10-15 सालों से यही स्थिति है। और उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण अर्थात यूपी रेरा इनके हक में फैसला सुना चुकी है। जी हाँ, जो फ्लैट के ओनर्स हैं, जो जनता है, आम पब्लिक है जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे हैं, उनको फ्लैट्स अभी तक नहीं मिले हैं और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। और इसमें हुआ क्या है कि पेमेंट भी दे दिया गया है, लेकिन बिल्डर्स ने अभी तक उनके फ्लैट वापस नहीं किए हैं। और यहाँ तक कि नोएडा स्टेट फ्लैट्स ओनर एसोसिएशन ने बाकायदा मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है और वहाँ पर भी उनको आश्वासन ही मिला है, उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इस दिशा में सरकारों को सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अगली समस्या की। अगली जो समस्या है वो अपराध, क्राइम। देखो, नए साल की शुरुआत हो गई है, 2022 में आ गए हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर सरकार दावे करती है और वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, ये तो कहती ही है कि हमारी सरकार में क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि पहले की सरकारों की अगर तुलना आप करेंगे, तो इस सरकार में क्राइम कुछ कम हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में अभी भी क्राइम है। खास तौर पर देर रात में आप सेफ नहीं हैं, खास तौर पर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हालाँकि लखनऊ और नोएडा में अब कमिश्नर वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है। इसके बाद भी कुछ खास फ़र्क नहीं आया है। लेकिन पुलिस का क्या कहना है, पुलिस कमिश्नर का क्या कहना है कि यहाँ पर पुलिसिंग को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके जो है ध्यान में रखते हुए नए साल में ज़िले की पुलिसिंग को और बेटर किया जाएगा और जो नई चुनौतियाँ आ रही हैं, खास तौर पर साइबर क्राइम, इसके लिए भी पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे उनको उससे निपटना है, इसके बारे में उनको तैयार किया जा रहा है। फ्रॉड जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा ज़िले में कई जगहों पर, मार्केट्स पर और ऐसी जगहों पर जो सुनसान का इलाका है, वहाँ पर भी सीसीटीवी लगाए जाएँगे, मोबाइल पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
थानों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, पुलिस चौकी की संख्या बढ़ाई जाएगी और नए साल पर पुलिस ने जिले में 10 नए थाने यानी पुलिस स्टेशन बनाने का भी ऐलान किया है। इसमें से 6 यानी 6 जो पुलिस स्टेशंस हैं वो नोएडा में रहेंगे, बाकी 4 जो पुलिस स्टेशंस हैं वो ग्रेटर नोएडा में हो सकते हैं। पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और इसके अलावा जो 3 विधानसभा सीटें हैं गौतम बुद्ध नगर जिले में वहाँ पर उनका ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने खास तौर पर ऐलान किया है। पंखुड़ी पाठक नोएडा से होंगी, दीपक भाटी दादरी से होंगे और मनोज चौधरी जेवर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि कानून व्यवस्था की, क्राइम की, महिला सुरक्षा की, ये सब बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन वो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर कितना लागू हुए हैं, ये एक जाँच का विषय है क्योंकि आए दिन हमें यहाँ पर कोई न कोई क्राइम की न्यूज़ सुनने को मिल ही जाती है। अब बात करते हैं कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में चल रहे विकास कार्यों की क्या दशा है और क्या दिशा है। आप सब जानते हैं कि 25 नवंबर 2021 को यानी पिछले साल ही जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे और बड़ी-बड़ी बातें इसमें किया गया है और ये कहा गया है कि ये एशिया का बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा और यहाँ पर 2024 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशनल सच में हो पाएगा या नहीं? बीजेपी सरकार सच में वापस आती है तो क्या उसी दिशा में ये कार्य मजबूत तौर पर पूरा होगा या नहीं? या फिर अगर सरकार बदल जाती है, सपा की सरकार आ जाती है, तो वो इस प्रोजेक्ट को कितना आगे बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम इस एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 रनवे होंगे और पहले चरण में यहाँ 2 रनवे बनाए जाएँगे, जबकि दूसरे चरण में सारे 5 रनवे बनकर तैयार हो जाएँगे। लगभग 3300 एकड़ ज़मीन पर ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताई जा रही है। तो ये तो बात हो गई एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारा नोएडा का और नोएडा के आस-पास के इलाकों का बहुत बड़ा इससे डेवलपमेंट होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि समय से बन जाए और सच में बने, सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित ना रहे। अगला जो विकास कार्य है वो जुड़ा हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो फ़िल्म सिटी बनाई जा रही है। 1000 एकड़ में ये फ़िल्म सिटी बनाई जा रही है। 3 चरणों में इसका काम पूरा होगा और ये काम सरकारी जो दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 2029 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। पहले चरण का जो कार्य है, वो 321 एकड़ तक का कार्य है, जो कि 2024 में पूरा होगा। दूसरे चरण में 298 एकड़ का कार्य है, 2027 में पूरा होगा और फ़िल्म सिटी का जो तीसरा चरण है, उसमें 382 एकड़ का कार्य है, जो कि 2029 तक पूरा होगा। फ़िल्म सिटी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जैसे कि रामोजी फ़िल्म सिटी है साउथ में, हैदराबाद में, बॉलीवुड है मुंबई में, तो उनसे ज़्यादा बेहतरीन फ़िल्म सिटी ये बनेगी, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र होनी चाहिए क्योंकि अगर ये फ़िल्म सिटी सच में बन जाती है, तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार के बहुत से अवसर होंगे। लेकिन फिर वही बात, कागज़ों तक सीमित ना रहे, हकीकत में ये बनकर दिखाए। अब हम बात करते हैं फ़िल्म सिटी से ही रिलेटेड जो एक पॉइंट है कि यहाँ पर फ़िल्म सिटी बनने के बाद क्या ये फ़िल्म सिटी बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगी? और इस पे सियासत ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हर एक विकास कार्य में सियासत होने लग जाती है, तो फिर वो विकास कार्य रुक जाता है। जब विकास कार्य पूरा हो जाए, तब उसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती है। ये भी नहीं होना चाहिए। जिस सरकार ने जो काम किया है, खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए और कोई भी प्रोजेक्ट जो विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है, उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, किसी तरह का घोटाला या घपला नहीं होना चाहिए। अब आखिर में हम आपको ये बता दें कि वैसे तो सियासी गलियारों में ये कहा जाता है कि नोएडा में कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने कार्यकाल के दौरान नहीं जाता है। मायावती हों या फिर मुलायम सिंह यादव हों, इसका एक उदाहरण है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये भ्रम है या अंधविश्वास है कि अगर वो नोएडा का दौरा करेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी और आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन वर्तमान में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार नोएडा का दौरा किया है। अब देखना ये होगा कि ये जो अंधविश्वास है कि नोएडा जाने से कुर्सी चली जाती है, ये सच है या गलत है,
इस 2022 यानी इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उसके परिणाम ये बताएंगे और परिणाम 10 मार्च को आएंगे और तब ये साफ हो पाएगा। तो यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस में आज इतना ही। हमने आपको बताया कि यूपी में जो गौतम बुद्ध नगर है, इस जिले की क्या दशा है, क्या दिशा है, क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, कितना यहाँ विकास कार्य हो रहा है। यूपी इलेक्शन एक्सप्रेस टीम अब अगले जिले का दौरा करेगी, किसी और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेगी और आप तक असली खबर पहुंचाएगी, असली मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपका फीडबैक क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।